हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट। हमने बहुत बेसिकली कल भी आपको जो हमारे चैनल्स पे अगर जगह आप देखोगे तो कल भी हमने आपको बताया था कि हमने बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। जिन लोगों को नहीं आता है, जो एकदम इनिशियल स्टेज से भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल का जो हमारा वीडियोस था। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। आज हम लेकर चलेंगे हमारे पास जो लेखांकन मानक, कल हम आपको बता रहे थे लेखांकन मानक क्या होते हैं। आज हम उसी मानक को डीपली में पढ़ेंगे कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, अकाउंटिंग की जो स्टैंडर्ड की लिस्ट है कि हमारे टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने होते हैं और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन सेंस इज कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन वो क्या बताएगा, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। प्रकटीकरण दैट इज अ सेंस इज कि जो हमारी अकाउंटिंग की पॉलिसीज है उस पॉलिसीज को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेगा। किस चीज को एक्सप्लेन करता है? पॉलिसीज। किसकी पॉलिसीज? अकाउंटिंग की जो पॉलिसी होगी उन सारी पॉलिसी को एक्सप्लेन करेगा। कौन करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू क्या करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू जो भी आपके गुड्स हैं उन सारे गुड्स की जो लिस्टिंग है सबका वैल्यूएशन करता है। गुड्स की जो लिस्ट है उनका वैल्यूएशन, ओवरऑल अगर हम करेंगे तो गुड्स का वैल्यूएशन करेगा। कौन करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ये बताएगा कि हम कैसे वैल्यूएट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे आपको प्रिपेयर्ड करना है। कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में आप कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री आपको बताएगा कि कैसे आपको स्टेटमेंट बनाना है या क्या क्या चीजें उसमें लिखनी है। तो कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री कैश फ्लो को डिफाइन करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर क्या बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर बताता है कि बैलेंस शीट की जो आपकी डेट होती है उसके बाद आकस्मिकताएं और घटना, उसके बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। बैलेंस शीट खत्म हो गई, बैलेंस शीट की डेट खत्म हो गई, उसके बाद भी कुछ एडजस्टमेंट रह जाती है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये कौन बताएगा आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर ये डिफाइन करेगा कि बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठी की तारीख के बाद कुछ आकस्मिकताएं हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ बची हुई चीजें हैं, तो उनको कैसे हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, अगले आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव ये हमें क्या बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव बताएगा कि अवधि का शुद्ध लाभ और हानि से पहले जो अवधि की पूर्व मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। दैट मीन्स कि प्रॉफिट, जो आपकी ड्यूरेशंस का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, उसके पहले जो भी आप लिखेंगे, प्रॉफिट से पहले, प्रॉफिट बिफोर थिंग्स जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके पहले क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। और लेखांकन की अकाउंटिंग की जो पॉलिसी में जो चेंजेस होंगे, ये दो चीजें बताता है। एएस फाइव जो होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पांच जो होगा, फाइव जो होगा, वो क्या क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि पहली चीज तो हम पॉलिसी में चेंजेस कैसे, पॉलिसी कौन बताएगा? वन बताएगा, एएस वन। चेंजेस कौन बताएगा? एएस फाइव बताएगा कि इसमें आपको कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में जो लाभ हानि से पहले, नेट प्रॉफिट से पहले कुछ भी आपको लिखना है तो वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव बताएगा कि प्रॉफिट बिफोर आइटम्स हम क्या क्या चीजें इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एएस सेवन आपको क्या बताता है? एएस सेवन बताएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका निर्माण अनुबंध, निर्माण अनुबंध मीन्स कि आप अगर कुछ बना रहे हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। एएस नाइन आपकी रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन सा रेवेन्यू है। ठीक है, एएस टेन आपका क्या बताएगा? संपत्ति, टूल्स एंड जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, आपकी एसेट्स है, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेगा। कौन करेगा? एएस टेन करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने आपके लिए बनाया है कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड
कौन कौन सी चीजों को डिफाइन करता है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है स्टैंडर्ड 11। फॉरेन एक्सचेंज के रेट में जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस को ये बताता है कि परिवर्तन से जो हमारे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, परिवर्तन के प्रभाव क्या होंगे। किसके परिवर्तन? फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो चेंजेस होगा उस चेंजेस से क्या क्या इफेक्ट होंगे, वो कौन डिफाइन करेगा? वो बताएगा आपका AS11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ठीक है। AS12 क्या बताएगा? सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन की आप अगर कोई गवर्नमेंट डोनेशन कर रहे हैं या कुछ डोनेट कर रहे हो तो उसका अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? स्पेसिफिक गवर्नमेंट डोनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा AS12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बताएगा। नेक्स्ट 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बताएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताएंगे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उस इन्वेस्टर्स के लिए हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर कोई इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, वो बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आता है। 14 क्या बताएगा? इनकॉर्पोरेशंस के लिए आप अकाउंटिंग कैसे क्रिएट करोगे। समामेलन के लिए लेखांकन, दैट मीन्स अकाउंटिंग फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। वो कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताएगा। 15 क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या बताता है? जो एम्प्लॉय बेनिफिट है, कर्मचारियों के जो लाभ है, एम्प्लॉय का जो बेनिफिट है, वो बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बताता है? 16 ये बताता है उधार लेने की लागत, जो आपने क्रेडिट पे कुछ अगर लिया हुआ है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कैसे आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या बताएगा? रिपोर्टिंग क्लियर करेगा डिपार्टमेंटल, मतलब खंडी अलग अलग टाइप के खंड बनाए जाएंगे, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, वो हमारा 17 बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण, दैट मीन्स अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। जो भी आपके उससे रिलेटेड जो भी आपके साइड्स होंगे वो सारी साइड को जो भी पक्ष में होंगे सबको प्रकट करना, मतलब फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्या बताएगा? लीज। लीज मतलब पट्टे पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लीज को क्लियर कर सकते हैं, वो बताएगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। 20 क्या बताएगा? प्रति शेयर आय, पर शेयर इनकम, हर शेयर की कितनी कितनी इनकम होगी वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डिफाइन करेगा, ठीक है। ये जो 1 से लेके 20 तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, अभी और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड है। तो ये इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या डिफाइन करेगा, 6 क्या डिफाइन करेगा। इस बेस पे हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर रखे हैं, वो अभी हम प्रेजेंट करेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पर और स्टैंडर्ड को देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ठीक है। 22 क्या बताएगा? आय पर करों के लिए लेखांकन, जो भी आपकी इनकम हुई है, इनकम पे जो टैक्स लगेंगे उसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो बताएगा 22। 23 क्या बताएगा? वित्तीय विवरण में सहयोगियों के निवेश के लिए लेखांकन। अगर आपका कोई स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और कोई आपका सहयोगी मतलब कोई रिलेटिव हो गया, कोई मतलब आपकी बहुत पहचान का, वो कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसका लेखांकन कैसे करेंगे 23 के थ्रू, ठीक है। बढ़ किए गए प्रचालन बताएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। 25 क्या बताएगा? इंटरिम रिपोर्ट, फाइनेंशियल जो आंतरिक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, इंटरनल जो होती है रिपोर्ट, वो 25 बताएंगे। 26 क्या बताएगा? अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स, कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो बताएगा आपका 26। 27 क्या बताएंगे? ज्वाइंट जो वेंचर्स होते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट, ज्वाइंट वेंचर्स में हित की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो ज्वाइंट वेंचर्स के लिए बेनिफिशियरी है वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे अकाउंटिंग 27 से। जो स्टैंडर्ड बताएगा वो 27 बताएगा। 28 क्या बताएगा? संपत्तियों का अवमूल्यन कैसे करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 से कंप्लीट करेंगे। 29 क्या बताएंगे? प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटीज, आकस्मिक संपत्तियां, जो सडनली संपत्तियां जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं,
या आकस्मिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, दायित्व हो गए, प्रोविजंस हो गए, ये सारे डिफाइन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे 1 से लेकर के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो ये पूरी अकाउंटिंग की लिस्ट है, जो हमारे स्टैंडर्ड हैं जो इंडिया में यूज होते हैं। अभी वो भी हम दिखाएंगे आपको इंडिया में कौन कौन से यूज होते हैं। टोटल 29 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, लेखांकन की ये पूरी एक लिस्ट है 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है। आप देखिए यहां पर हम कह रहे हैं भारतीय लेखांकन की मानक, दैट मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये क्या बताता है, ये बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपके गुड्स की लिस्ट को डिफाइन करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वो क्या बताएगा, वो कैश फ्लो को प्रेजेंट करेगा। कैश फ्लो में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे लिखी जाएंगी, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताएंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये क्या बताएगा, अकाउंटिंग की पॉलिसी, अनुमान में परिवर्तन, कि अगर कोई एक्सपेक्टेशंस है अकाउंटिंग के तो उसमें चेंजेस कैसे होंगे, पॉलिसी में कैसे चेंजेस होंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बताएगा। देखिए जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हमने पहले बताया, दोनों में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर के डिफरेंसेस हैं, बताते वो भी सारी चीजें बट थोड़ा नंबर के डिफरेंसेस हैं। ठीक है। AS 10 में रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, दैट मीन्स कि अगर आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है तो उसके बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट रह गई है तो हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डिफाइन करेगा। ये सारे भारत में यूज होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 12 इनकम टैक्स, आयकर को जस्टिफाई करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बताएगा, आपकी एसेट्स, टूल्स, मशीन्स, ये सारी चीजें बताएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या बताएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट को बताएगा, एम्प्लॉय के लिए कैसे कैसे बेनिफिट होंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे वो बताएगा AS 19 इंडियन अकाउंटिंग 19। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या बताएगा, गवर्नमेंट डोनेशंस के लिए, अनुदान के लिए लेखांकन कैसे होगा, और अगर सरकारी सहायता का मिलती है तो उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। अगर सरकारी गवर्नमेंट कुछ डोनेट कर रही है या हम कुछ डोनेट करते हो तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो ये हमें बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या बताएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस का क्या इफेक्ट होगा वो बताएगा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। 23 क्या जस्टिफाई करेगा, उधार लेने की लागत, टोटल अगर आपने कुछ उधार लिया हुआ है क्रेडिट पे है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये बताएगा हमारा 23। 24 क्या बताएगा, संबंधित पक्ष अगर इससे है तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये बताएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। ठीक है। नेक्स्ट 27 क्या बताता है, अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो हम 27 से फाइंड आउट करेंगे। 28 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 क्या बताएगा, सहयोगियों से जो आपको ज्वाइंट वेंचर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो वो कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम 28 को देखेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या बताएगा, मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग, दैट मीन्स कि अति मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग की, अगर अति मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन अगर होता है तो इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट होगा, उसको हम कैसे कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम 29 को फाइंड आउट करेंगे। उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि इकोनॉमिक पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट 32 में क्या बताते हैं, आपका फाइनेंशियल्स जो रिपोर्टिंग होगी उसको हम प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 में। ठीक है। नेक्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 क्या बताएगा, पर शेयर इनकम, पर शेयर इनकम कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 बताएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 क्या बताएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम रिपोर्टिंग, इंटरनल जो रिपोर्टिंग होगी वो सब
34 बताएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 क्या बताएगा, संपत्तियों का अवमूल्यन कैसे हम करते हैं वो बताएंगे 36। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 क्या बताएंगे, प्रोविजंस आकस्मिक जो दायित्व होते हैं और जो आकस्मिक जो आपकी एसेट्स हो जाएगी, ये सारी चीजें बताएंगे कौन कौन सी होती हैं, ये 37 में आप फाइंड आउट करके देख पाएंगे। 38 में क्या बताएंगे, इंटेंजिबल अमूर्त संपत्तियां बताई जाएंगी, इंटेंजिबल एसेट्स आपको बताए जाएंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 क्या बताएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, कैसे उसको यूज करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 क्या फाइंड आउट करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 फाइंड आउट करेगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि पहली बार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाया कैसे जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम अगर हम अपना रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम कैसे अपनाएंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे 101 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101। 102 क्या बताएगा, शेयर पेमेंट कैसे करेंगे, अगर शेयर है तो उस बेस पे हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 103 क्या बताएंगे, व्यवसायिक संयोजन को जस्टिफाई करेंगे। एंड 104 क्या बताएगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई हुआ है तो वो 107 बताएंगे कि इंश्योरेंस का कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो बताएगा हमारा 104। 105 क्या बताएगा, बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू संपत्ति और बंद प्रचलित, दैट मीन्स कि अगर सेल्स के लिए रखा गया है कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट आपके पास एसेट्स है जो सेल्स के लिए है, तो वो कैसे सेल्स करेंगे, तो वो हमें बताएंगे 105। ठीक है, 106 क्या बताता है, खनिज संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन, दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, फर्टिलाइजर रिसोर्सेज हैं, तो उस रिसोर्सेज के लिए हम कैसे उसका यूज करेंगे, वैल्यूएशन कैसे करेंगे रिसोर्सेज का, वो बताएगा 106। 107 क्या बताएंगे, वित्तीय संयंत्रों का प्रकटीकरण, दैट मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्ट को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वित्तीय संयंत्र इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बताएंगे, परिचालन खंड बताएंगे। 9 वित्तीय संपन्न मतलब कि फाइनेंशियल कैसे कंप्लीट होगा, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 होगा। 1010 फाइनेंशियल समेकित वित्तीय विवरण को जस्टिफाई करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड 1011 आपका संयुक्त व्यवस्था मतलब ज्वाइंट जो भी वेंचर्स होंगे एंड या कुछ अरेंजमेंट होंगे ज्वाइंट, तो वो उसको फाइंड आउट करेगा 111 111 स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 112 1112 क्या बताएंगे, 112 अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण, दैट मीन्स कि इसके अलावा अगर जिस संस्था में आप हो उसके अलावा अगर कोई अन्य संस्थाएं हैं तो उसमें हित को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। 113 उचित मूल्य की माप कैसे होगी, किसी भी प्राइस को हम कैसे उचित मूल्य पर माप सकते हैं। 1014 विनियामक स्थगित खाते, दैट मीन्स कि आपके पास जो भी विनियामक अस्थगित खाते होंगे वो हम प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 114 में 114 में। 115 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्राहकों के साथ अनुबंध से क्या हमें राजस्व मिलता है, दैट मीन्स क्या रेवेन्यू मिलेगा अगर हम गवर्नमेंट कस्टमर से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो। एंड लास्ट आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 116, ये बताएगा लीज पे कैसे वर्क कंप्लीट होता है। तो ये हमारे टोटल आपके पास थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने अलग डिफाइन किए, टोटल 116 स्टैंडर्ड है और हमारा 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने आपको बताए हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने पूरा एक चैप्टर इसको कंप्लीट करके डीपली आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या चीजें प्रेजेंट करता है। तो आप इसको बहुत ईजिली देख करके भी आप इसको एग्जाम में भी आप इजीली देख करके थोड़ी देर पहले भी आप देखोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, ये जो चीज़ें हमने
ये चीजें बताती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने आपको यहाँ पर लिख करके बताया है, ठीक। अब हमने इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर्ड किए हैं जो आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज होती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो वो हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज यूज फॉर दिस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चीजें पूछ रही हैं कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज फॉर दिस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अगर हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है जो डेप्रिसिएशन को बताएगा, ठीक है। तो जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पुटअप किए गए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ भी चुके हैं और मोस्ट पॉसिबिलिटी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में वो आ भी जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस वो भी हमने इसमें पुट करके रखे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपको बताना है कि लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है कौन सा जो डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट करेगा। तो डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट करता है, अभी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट करता है कि कौन से डेप्रिसिएशंस को कैसे यूज करना है, मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रेजेंट करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ईयर्स 3 रिवाइज्ड हैज become the mandatories starting that beginning from this first 4 2001 for which of these following enterprises निम्नलिखित में से किस उद्यमों के लिए कौन सी उद्योग दैट मीन्स 1421 से आरंभ होने वाली लेखांकन अवधि के लिए AS3 जो रिवाइज की गई है लेखांकन मानक अनिवार्य हो गया है। कौन कौन से उद्योगों के लिए स्टार्ट किया गया था, AS3 रिवाइज की गई थी। तो जो स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2001 से। पहला क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड द 50 करोड़, मतलब कि 50 करोड़ से ज्यादा कारोबार अगर वो कर लेता है। कौन से, कोई भी वाणिज्यिक औद्योगिक या कोई भी व्यवसाय रिपोर्ट करने वाले उद्योग जिनका कारोबार लेखांकन अवधि के लिए 50 करोड़ से अधिक हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, enterprises whose debt or the equity securities are not listed on this recognized stock exchange। जो स्टॉक ऐसे उद्योग जिनकी ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियां जो सिक्योरिटीज है बिन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल इंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर एक्सीड द 2 करोड़। सभी इंटरप्राइजेज, सभी उद्योग उद्यम जिनका कारोबार 2 करोड़ से अधिक का है। और ओनली बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस सेक्टर, खाली बीमा और बैंकिंग सेक्टर। तो आपको इसमें बताना ये है कि ये जो AS13 है, AS13 जो रिवाइज्ड हुआ था हैज बिकम द मैंडेटरी। किसके लिए मैंडेटरी हुआ था, बिगिनिंग ये स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2001 से। फॉर विच द फॉलोइंग इंटरप्राइजेस, कौन सी इंटरप्राइजेस के लिए स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे पास देखिए कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज एंड जो आपके बिजनेस हैं, चाहे इंडस्ट्री हो गई चाहे कॉमर्शियल बिजनेस हो गए, इन सब में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उससे 50 करोड़ से ज्यादा का अगर आप बिजनेस करते हैं, टर्नओवर कर ले तो 50 करोड़ क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में AS3 एप्लीकेबल होता है। ये चीजें इसके लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, आंसर नंबर 1 टिक करेंगे कि निम्नलिखित में से किन उद्योग, इस टाइप के उद्योगों के लिए 1 अप्रैल 2001 से आरंभ होने वाली लेखांकन अवधि के लिए AS3 में रिवाइज्ड किया गया था। तो ये अनिवार्य हो गया था, इसको रिवाइज किया गया था किस उद्योगों के लिए, जिनकी रिपोर्ट करने वाले उद्योग जिनका कारोबार लेखांकन अवधि के अकाउंटिंग ईयर में 50 करोड़ क्रॉस कर जाता है उनके लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मैच द लिस्ट 1 एंड 2, जो यहाँ पर एक और दो लिस्ट बनी हुई है वो आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड यहाँ पर आपको मैच करना है कौन किससे मैच करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं सारे 30, स्टेटमेंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110, और यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कौन किससे मैच करता है ये आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा फर्स्ट था वो फर्स्ट मैच करता है प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैच करेगा प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल का, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29 क्या करेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन, यहाँ पर ये जो आंसर है इसका आंसर ये सारे इधर आ गए हैं, तो ये आंसर थोड़ा इधर आएगा। यहाँ से आप देखोगे इसका ये इधर का पार्ट है, ये इधर का पार्ट है एंड ये इधर के पार्ट है। लिस्ट 1 में सिर्फ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, ये इसका पार्ट हो गया। एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इधर आ गया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द हाइपर इन्फ्लेशनरीज इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इधर का पार्ट इधर आ गया। लिस्ट फर्स्ट में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका जो पहला हम यहां पर आंसर मैच करेंगे, ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या बताएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, ये बताएगा हमारा 29। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा 4। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 37, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 37 क्या बताएंगे, 37 हमारा ये बताता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, तो सी का आ जाएगा 1। अब बचा क्या, डी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 110, ये क्या बताएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताएगा। तो ये आपका करंट स्टेटमेंट बन जाएगा जो करेक्ट होगा। ठीक है, ए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बी क्या करेगा, बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हाइपर इन्फ्लेशनरीज इकोनॉमिक्स में आएंगे, 37 क्या बताएगा, प्रोविजन कंटीजेंट्स लायबिलिटीज, एंड डी क्या बताएंगे आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा जो इसका सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, काफी ज्यादा आ चुके हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दिस ऑप्शंस गिवन द बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको, देखिए फिर से वही क्वेश्चंस आ गए आपको, फिर से मैचिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 सेम चीज है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बताएगा, ये आपको बताएगा वित्तीय विवरण के लिए जो अभी क्वेश्चंस आपने पढ़े उसका जस्ट ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो इंग्लिश में था। 29 सेम चीजें हो जाएंगी, उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर आप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ही ये है। तो जो आपने चीजें वहां पढ़ी थी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, ये इसी को हमने आंसर सेम ही है, सेम क्वेश्चन है, इसी को हमने हिंदी में इलेबरेट किया है, तो आप इसको भी सेम क्वेश्चन हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 19 क्या बताएंगे रिलेटेड टू, लेखांकन प्रमाप 19 किससे रिलेट करता है, लीज से एंड डिस्काउंटेड ऑपरेशंस, बंद की गई क्रियाओं से, एंड अमूर्त इनटैंजिबल एसेट से,
EPS, अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर इनकम जो भी बता रहे थे वो। तो आपको इसमें बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 19 किससे रिलेट करता है। तभी जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से बने और इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 19 है वो लीज पे किया जाता है, लीज को डिफाइन करता है कि कैसे हम लीज को स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये लीज से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज द मेंट फॉर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है वो किन किन चीजों के लिए बनाया गया है। Accountings for the fixed assets, accountings treatment for the goodwill, depreciations accounting and disclosure of accounting policies। जो accounting standards 6 है वो किन चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो accounting standards जो 6 है वो अभी जो हमने क्वेश्चंस जब accounting standard बता रहे थे तो इसके बाद पहला क्वेश्चन सेम इसी से रिलेट है। accounting standard जो 6th है वो बनाया गया है हमारा डेप्रिशिएशन के लिए, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कौन बताएगा, वो बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6th, ठीक है। डेप्रिशिएशन को फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। एएस स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से के अनुसार जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है वो तैयार किया जाता है, ऑप्शनल है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए कंपलसरी है और लिस्टेड कंपनियों के लिए मैंडेटरी है एंड सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपका 21 है वो क्या बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21 जो बताता है वो क्या बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लिस्टेड कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है। जो भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं उन सारी लिस्टेड कंपनियों के लिए मैंडेटरी है। क्या चीज मैंडेटरी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये मैंडेटरी। ये कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बताएगा कि आपकी लिस्टेड कंपनियों के लिए मैंडेटरी है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। Which of these following items would be specifically included in the statement of cash flow and constructed in the compliance with the AS3। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो AS3 में अनुपालन में तैयार किए गए कैश प्रवाह, रोकड़ प्रवाह के स्टेटमेंट में स्पेशली समाविष्ट किए गए थे, मतलब इंक्लूड उसमें होते हैं। Compliance with the AS3, conversion of debt to equity and assets through the lease, operating and non-operating cash flow informations and purchase a building by giving the mortgage to the seller। ये आपको बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निम्नलिखित में से कौन सी मध्य इसमें से कौन से थिंग्स हैं जो AS3 के अनुपालन में तैयार किए गए कैश प्रवाह विवरण में विशेष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो AS3 के थ्रू हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कैश प्रवाह विवरण से जो आपका आता है वो ये आएगा, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, जब हम ऊपर हेडिंग डालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे, उसके बाद जब हम कुछ आइटम ऐड करते हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग ये सारे आइटम्स हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये AS3 जो है वो ये स्पेशली बताता है कि कौन कौन से जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो इसमें ये ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन को हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, in India which of this following is prepared on this guidelines AS3। AS3 की गाइडलाइंस के अनुसार उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से मार्गदर्शन पर तैयार किया गया। AS3 के मार्गदर्शन पे क्या क्या चीजें तैयार की AS3 की गाइडलाइंस पे, बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। देखिए अभी सिंपल इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा है 8th वाले क्वेश्चन में
तो इसमें क्या था कि आपका AS3 जस्टिफाई करता था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिंपल यही चीज है, AS3 क्या जस्टिफाई करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, accounting standards number 2 of these international committees is on accounting standards। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखांकन मानक संख्या 2 का क्या सब्जेक्ट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 क्या बताता है? स्टॉक का मूल्यांकन, प्रेजेंटेशंस, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड कुछ नहीं बताता इसमें से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इंटरनेशनल कमिटीज, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति के अनुसार लेखा मानक संख्या 2 ये क्या बताता है? तो लेखा मानक संख्या 2 हमें ये बताता है कि हम वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज की स्टॉक को हम कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं और स्टॉक का कैसे हम वैल्यूएट करेंगे, तो वैल्यूएशन के बाद हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समिति के अनुसार। नेक्स्ट आता है द International Accounting Standards 2 is lays down guidelines for the inventories, valuations and the presentations. Which one of these following is not a true as per these standards? Accounting Standards अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक जो 2 है वो रहती है कि मूल्यांकन और उसके प्रेजेंटेशंस के संबंध में, ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि वो बताता है, गाइडलाइंस देता है। इन मानकों के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये जो हमने अभी पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 जो अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 के अकॉर्डिंग वो जो वैल्यूएट करता है, स्टॉक को प्रेजेंट करता है, ये तो पढ़ा है। अब इसमें से ये बताना इसके अकॉर्डिंग इसमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको बताना है। द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूएट एट हिस्टोरिक कॉस्ट और द नेट रिलायबल वैल्यूज विच एवर इज and the cost of damage raw material should be added in the arriving in the values of these stock manufacturing। रहतिये का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर, शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर करना चाहिए। क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन में जोड़ देना चाहिए। रहतिये के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः पहले आना पहले जाना, दैट मीन्स अ फीफो मेथड, और द बेसिस पॉलिसीज ऑफ दिस वैल्यूएशन इन्वेंट्री शुड बी क्लियर अंडरस्टैंड। रहतिये के मूल्यांकन का आधार और नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा? देखिए ये तो बताता है, ये भी बता रहा है, ये चीजें जो आंसर हैं कि रहतिये का मूल्यांकन का आधार और नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो स्पष्ट उल्लेख तो ऑलरेडी रहता है, तो ये स्टैंडर्ड 2 नहीं बताता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज कंसर्न्स विद द लेखांकन 8 किससे रिलेट करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रिलेट करेगा 8वां अकाउंटिंग फॉर द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बताएगा? अकाउंटिंग रिसर्च एंड विकास हेतु लेखांकन। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा जो 8 है वो किससे रिलेट करता है? डेवलपमेंट, शोध एंड विकास के लिए लेखांकन हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 इन रिस्पेक्ट। 3 क्या बताएगा? तो 3 बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल सी चीज, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 इज रिलेटिंग, किससे रिलेट करता है? हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रिलेट करेगा वो किससे रिलेट करेगा? सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर दिस फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, इंडियन AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जो 10 क्या बताएगा? वो बताएगा अकाउंटिंग जो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग होती है वो कैसे होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14। अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14 क्या बताता है?
क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग जो क्रय प्रतिफल भुगतान होता है तो किसके लिए देय होता है? अंशधारियों के लिए, ऋणपत्र धारियों के लिए, अंशधारी लेनदार के लिए, डिवेंचर क्रेडिटर्स के लिए, डिवेंचर्स होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो किन किन चीज़ों के लिए? तो बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बताएगा शेयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को आते हैं। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 इज रिलेटिंग टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेट करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 जो रिलेट करता है वो रिलेट करेगा आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सरकारी अनुदान के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो इंडियन अकाउंटिंग 10 स्टैंडर्ड्स ये आपका बताएगा फिक्स्ड एसेट्स कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है इसकी। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14। ये सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस हैं। तो जो भी प्रमाण क्रय प्रतिफल के भुगतान किसको दिए जाएंगे? तो बेसिकली ये डिविडेंड होता है। ठीक है, सो हम शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14 वो इंडियन था, ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सम्मिश्रण हेतु लेखांकन, सरकारी ग्रांट हेतु लेखांकन, विनियोग हेतु लेखांकन, अदृश्य संपत्तियों के लिए लेखांकन। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। सम्मिश्रण हेतु लेखांकन, सरकारी ग्रांट हेतु, विनियोग हेतु, अदृश्य संपत्ति हेतु। तो इसका ऑप्शन टिक करेंगे, इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन से रिलेट है का संतुष्ट किया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग सही है। तो किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के लिए है, व्यवसाय में लगी कंपनियों के लिए, निर्माण के लगी हुई कंपनियों के लिए। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कंपनीज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो एएस 6 ये बताता है कि जो ह्रास से संबंधित है उसके प्रयोग जो हमारी लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियों के लिए। ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए ये मान्य होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर से आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपको मैच करना है। ठीक, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ये इसका इधर आ गया। ठीक है, और प्रॉपर्टीज प्लांट इक्विपमेंट ये पोर्शन ये इधर का ये इसका है। यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लिखे हुए हैं। ठीक है, 16, 38, 17 ये पार्ट इधर का है। और उधर आपको अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें क्या बताता है? इंडियन अकाउंटिंग जो भी आप लिस्ट देखोगे उस लिस्ट में सारी चीजें दी हुई हैं। 16 हमें बताएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, संपत्ति संयंत्र और उपकरण कैसे यूज होते हैं। तो 16 यहाँ पर हम आंसर लिखते चल रहे हैं। ए फर्स्ट का आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बताएगा? फोर्थ को क्लियर करता है। जो हमने लिस्ट बताई उस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 38 बताएगा, 38 हमारा क्या बताता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनटेंजिबल एसेट्स को बताएगा। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्तियों को, इनटेंजिबल एसेट्स को बताएगा। मतलब बी हमारा क्या बताएगा? थर्ड को डिफाइन करेगा। सी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 17 बताएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या बताएगा? 17 हमें बताएगा इनकम टैक्स की इनकम, सॉरी लीज। सी हमें बताएगा लीज को, और डी हमें बताएगा इनकम टैक्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 12 ये बताएगा आपका इनकम टैक्स। तो ये सीक्वेंस इसका बनेगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो प्रॉपर्टीज प्लांट संयंत्र को बताएंगे। ठीक है, एंड 38 बताएगा आपका इंटेंजिबल एसेट्स को, एंड 17 बताएंगे आपकी लीज को, एंड 12 आपको बताएगा इनकम टैक्स को। मैचिंग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में,
तो आप इसको ध्यान से एक बार पूरा स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। Preparations of this consolidated balance sheets is of holding companies and the subsidiaries companies is done as per, जो भी आपकी होल्डिंग कंपनी है और इसका जो सब्सिडीज कंपनी के जो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो किसके अनुसार बनाया जाता है? दोनों जो बनाते हैं कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज कंपनी जो है, जो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? AS11, AS21, AS22 और AS20, ये 3 हो गया। तो आपको यहां पर बताना है कि जो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनेगी? जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज कंपनी है। तो ये जो बैलेंस शीट बनती है ये बैलेंस शीट बनेगी हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनेगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट बनेगी, जो सब्सिडियरीज और होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट होती है। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज इज, जो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट करता है तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये बताता है कि हम अकाउंटिंग की पॉलिसीज को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। मैच, फिर से एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। इसका ये हिंदी इधर आ गया और इसका हिंदी इधर हो गया। ठीक है। ये वर्ड जो हिंदी वर्ड है वो इधर के, यहाँ पर सिर्फ आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने लिस्ट बताई थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बताता है, यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो ए है वो बताएगा डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज, दैट मीन्स 4th आंसर होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 क्या बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारा 2 है वो हमारे पास बताएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 क्या बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो बताएगा वो बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 कैश फ्लो कहाँ गया? 2 नंबर पे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 ये क्या बताता है? वो बताएगा रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये इसका आंसर मैच होगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी के अकॉर्डिंग कौन सा विषय है? रहतिये का मूल्यांकन, प्रेजेंटेशंस। तो ये आ जाएगा, अभी हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़ा था, वैल्यूएशन प्रेजेंटेशंस ऑफ स्टॉक। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय समिति के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड 2 है वो क्या बताएगा? प्रेजेंटेशंस ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है। अकाउंटिंग, ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इससे मैच करता है। इसका ये यहाँ पर इसका पार्ट इधर ट्रांसफर हो गया तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये इधर ट्रांसफर होगा और इसका पार्ट इधर ट्रांसफर होगा। ये इसके पार्ट्स हैं। इधर लिस्ट 1 में सिर्फ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उधर का पार्ट थोड़ा इधर ट्रांसफर हो गया। सो एक मैच ऑफ दिस फॉलोइंग, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है और आपको बताना है। सो AS1 क्या बताएगा? अभी हमने पढ़ा है। तो AS1 जो बताएगा वो बताएगा हमारी पॉलिसीज को। सो डिस्क्लोजर ऑफ दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इसका ए का आंसर होगा 2। बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा क्या बताता है? वो 3 हमारा बताएगा कैश फ्लो, अभी जो हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 हमारा क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 जो बताएगा वो बताएगा कि हम फिक्स्ड एसेट्स को कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। और डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 19 जो लीज आपको बताएंगे कि लीज पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, जो आज जो हमने टॉपिक बताया, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो।
हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत खास ध्यान रखना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। सो आप जो भी चीज़ें आज आपने पढ़ी हैं, अगर किसी को स्पेशल कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को हमें कमेंट में प्रॉपर लिखेंगे, तो हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे ही थ्योरी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, डिटेल एक्सप्लेन हम आपको बताते, जिससे आप अपने एग्जाम को ईजिली कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।